फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस स्पार्क एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम अपने फोर्स एंड फ्रिक्शन वाले चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने 2 से 3 लेक्चर के अंदर फोर्स एंड फ्रिक्शन चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the SI unit commonly used to measure force? फोर्स को मेजर करने के लिए कौन सी SI यूनिट यूज करते हैं? ऑप्शन है पास्कल, जूल, न्यूटन, वाट। तो सही आंसर क्या है? न्यूटन। पास्कल किसकी है? प्रेशर। जूल किसकी है? वर्क। वाट किसकी है? पावर। नेक्स्ट इज the force that opposes the relative motion between two surface in contact is called। वो फोर्स जो अपोज करती है मोशन का, और ऐसा केस जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे के जो दोनों सरफेस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, वो कौन सी फोर्स होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर क्या होता है? दो सरफेस होते हैं और वो दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अपनी फोर्स को लगा रहे होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? वो फोर्स जो अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लगे। अर्थ अपनी तरफ जिस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचती है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, किसी दो मैग्नेट के बीच में लगने वाली फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी दो चार्ज और अनचार्ज, वन चार्ज और अदर अनचार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसी फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के आए एक्सर्ट होती हो। ऑप्शंस क्या है? मस्कुलर फोर्स, क्या मस्कुलर फोर्स बिना कॉन्टैक्ट के आए काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं हो सकता। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स में तो दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट लगने के बाद ही लगती है। मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, दो मैग्नेट के बीच में बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स लग सकती है। अगर सेम पोल के होंगे एक दूसरे की तरफ तो वो क्या कर देंगे? रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट पोल के होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज टेंशन। ये सरफेस, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो ये फोर्स लगती है उसे टेंशन, सरफेस टेंशन भी बोल देते हैं उसे। नेक्स्ट इज अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट कैन रिजल्ट इन अ चेंज इन इट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस देख सकते हो? क्या उसकी शेप चेंज हो सकती है? क्या उसकी स्पीड चेंज हो सकती है? क्या डायरेक्शन चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबो। ऊपर वाले सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स प्राइमरली डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ओनली, कि और इसके अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं जो इसको इफेक्ट कर सके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट करती है। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पर ओनली ना होता तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और नेचर ऑफ द सरफेस दोनों पे डिपेंड करती। तो अब हमारा एट प्रेजेंट आंसर क्या आएगा? नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी कि ऐसा सरफेस, किस सरफेस के कॉन्टेक्ट में वो ऑब्जेक्ट आया है। अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, और अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इज टिपिकली द ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। कौन सा फ्रिक्शन जो है वो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इनमें से? फर्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसके अंदर है? तो आंसर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, क्या करता है रोलिंग फ्रिक्शन?
देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन है फॉर द सेम सेट ऑफ सरफेस? ग्रेटर होगा, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग, स्मॉलर तो नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, डबल भी नहीं हो सकता, आंसर क्या आएगा? ग्रेटर। रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और सबसे ज्यादा कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। The next is, why are the wheels of vehicle designed to be circular in the shape? सर्कुलर शेप में क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन को कम करना होता है। टू इंक्रीज फ्रिक्शन नहीं, मिनिमाइज फ्रिक्शन बाय यूजिंग रोलिंग, बिल्कुल सही बात। टू मेक देम लुक अट्रैक्टिव, कोई मतलब ही नहीं बनता। टू इंक्रीज मास, नो। तो आंसर क्या आ जाएगा? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। Substance such as oil or grease used to reduce friction are known as, ऐसे सब्सटेंस जैसे कि ऑयल और ग्रीस है, ये किस लिए यूज होते हैं, क्या काम करते हैं फ्रिक्शन के अंदर? सॉरी, ये क्या कह रहा है कि यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन आर नोन एज, ये तो इसने बता दिया कि ऑयल और ग्रीस को हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, तो इनको बोलते क्या है? अडेसिव नहीं, लुब्रिकेंट, हाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा? लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऑयली सब्सटेंस यूज किए जाते हैं। A streamlined body shape is adopted by fish and aeroplane to reduce, क्या करने के लिए, क्या कम करने के लिए? स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? आगे से और पीछे से वो शार्प होती है और बीच में एज से वो थिक होती है, ठीक है। ये क्या काम करने के यूज आती है? स्टैटिक फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, रोलिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा? फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसे हम ड्रैग भी बोलते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन शेप का यूज किया जाता है, या स्ट्रीमलाइन शेप यूज की जाती है। नेक्स्ट, when you rub your hand together vigorously they feel warm because friction produced, जब तुम अपने हैंड्स को रब करते हो तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी फ्रिक्शन होता है तो साइड जो प्रोडक्ट होता है वहां हीट प्रोड्यूस होती है। लाइट एनर्जी नहीं होती, साउंड एनर्जी नहीं होती, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई वी फील वार्म during the rubbing of our hands. Next is, deep grooves and treads are provided on the surface of tires primarily to, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि टायर की शेप को सर्कुलर क्यों बनाया गया? क्योंकि फ्रिक्शन को कम करना था। लेकिन इतना भी कम क्यों कि वो चल ही ना पाए? तो वो जो प्रॉब्लम आई थी उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया? जो टायर के बाहर जो वो शेप, वो जो ग्रूव्स निकाली जाती हैं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देती हैं, ग्रिप बना देती हैं, ये बोल सकते हो तुम कि जो रोड है उसके साथ पकड़ बना लेती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। नेक्स्ट इज, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स? कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो आंसर क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग बैलेंस। बैरोमीटर जो होता है एयर प्रेशर। एनीमोमीटर क्या होता है? क्या होता है एनीमोमीटर? हाइट या फिर करंट, ऐसा है तो एक बार सर्च कर ले, पोस्ट तो कर। एनीमोमीटर यूज किया जाता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, और बैरोमीटर यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज नोन एज, अभी भी पढ़ा था, एक ऑप्शन के अंदर आया था, फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग। जो फ्रिक्शन फ्लूइड ने लगाया, लिक्विड और गैसेस फ्लूइड के अंडर आते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड ने लगाया है यानी लिक्विड और गैस ने लगाया है, उसको हम और क्या बोलते हैं? ड्रैग। नेक्स्ट इज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन डैश टू अप्लाइड फोर्स और मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन काम करती है?
सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। सबसे पहली स्लाइड पे हमने अपना ये फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ मेटियोर्स इन द अर्थ एटमोस्फियर ऑकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फोर्स नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स विद एयर, एयर के साथ फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होती है। नेक्स्ट इज with why is talcum powder sprinkled on कैरम बोर्ड बिफोर प्लेइंग, खेलने से पहले कैरम बोर्ड के ऊपर टेल्कम पाउडर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो क्या तुम अच्छे से खेल पाओगे? नहीं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर स्मूथ प्ले, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ताकि आसानी से हमें खेल सके। Next is ball bearing are used in a sailing fan and bicycle to convert. बॉल बियरिंग किस लिए यूज की जाती है? हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कुछ तरीके थे, जैसे ल्यूब्रिकेंट यूज करके या बॉल बियरिंग यूज करके फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता था, पर यहां तो ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या आएगा आंसर? आंसर देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में, बॉल बियरिंग तो रोल करेंगी। अब सीधी सी बात है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा है, रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन कम है, तो ज्यादा से कम इसी केस के अंदर रोलिंग से स्लाइडिंग में जाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन करने के लिए हम बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। The soles of your shoes is become smooth and worn out after several months due to, जो तुम्हारे जूतों की जो तली है वो कुछ महीनों के बाद स्मूथ क्यों हो जाती है? पुअर क्वालिटी, ऐसा तो नहीं है। कंटिन्यूअस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लगातार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, इसीलिए हीट सन की वजह से या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो आंसर क्या है? कंटिन्यूअस फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट इज फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट पोजेसेस, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या पोजेस करती है, क्या अप्लाई करती है या क्या फील करती है? ऑप्शंस हैं ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अवर नेक्स्ट चैप्टर इज लाइट, तो लाइट से रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं अभी। फर्स्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 और ये 3 लाख मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल इन, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? ऑप्शन क्या क्या है? कर्व्ड लाइन में, जिगजैग पाथ में, स्ट्रेट लाइन में या सर्कुलर पाथ में? तो आंसर क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। कभी कभी स्ट्रेट लाइन की जगह रेक्टिलिनियर मोशन भी आ जाता है। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? रेक्टिलिनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मोशन जो होता है उसे रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर? नो। एंगल आई इज लेस देन एंगल आर? नहीं। तो सही आंसर क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये कोई एक प्लेन सरफेस होगा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है, इसके ऊपर जैसे यहां से लाइट डलेगी तो वो सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होके जाएगी। जौन सी लाइट डलती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, जौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बीच में हम एक परपेंडिकुलर अपनी तरफ से मान लेते हैं जिसका नाम हम नॉर्मल लेके चलते हैं, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल आर, and this is also known as angle of reflection. According to the law of reflection, we can say that angle I is equal to angle R. And one more thing about angle law of reflection is incident ray, normal and reflected, all rays lie in a same plane. Next is an image formed by a plane mirror is always, जो प्लेन मिरर है वो इमेज हमेशा कैसी बनाता है? तो देखिए इन्वर्टेड बना सकता है, उल्टी बनाता है प्लेन मिरर इमेज? नहीं,
इरेक्ट और विर्चुअल, यानी मिरर के पीछे और सीधी इमेज बनती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? विर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्ट कलर, मतलब कौन सी ऐसी चीज है ह्यूमन आई के अंदर जो आई कलर डिसाइड करती है कि आई कलर ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ब्लैक होगा, कैसा होगा? तो वो है आइरिस। आइरिस का जो कलर होगा वही हमारी आई कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखो जैसे रेटिना है, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, ठीक है, और जो कॉर्निया है ये डोनेट किया जाता है, सबसे बाहर वाला ये पार्ट होता है। प्यूपिल जो है ये आई लाइट, जो भी आई के अंदर जो लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज रिवर्सल ऑफ लेफ्ट एंड राइट इन अ मिरर। मिरर के अंदर लेफ्ट राइट का जो भी मैटर होता है वो किसकी वजह से दिखता है? क्या रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, लेटरल इन्वर्जन की वजह से, या डिस्पर्जन की वजह से? तो आंसर क्या आएगा? लेटरल इन्वर्जन की वजह से हमें राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट हमें राइट दिखता है। रिफ्लेक्शन क्या है? कि लाइट का किसी भी सरफेस पे डलना और वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके चले जाना। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? कि किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट टकराएगी और वो उस एक मीडियम को कवर करके दूसरे मीडियम में चली जाएगी। डिस्पर्जन क्या होता है? कि एक व्हाइट लाइट का 7 कलर के अंदर स्प्लिट होना डिस्पर्जन कहलाता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड एट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल की जगह आपको और कुछ भी एंगल मिल सकता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है 360 बाय थीटा माइनस 1। 360 बाय थीटा यानी जो एंगल तुम्हें दिया गया है वो, तो 360 डिवाइड में 90 और माइनस में 1, 0 से 0 9 4 जा और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट इज विच डिवाइस इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट नॉट डायरेक्टली विजन। आप इस पिक्चर के अंदर देख के भी बता सकते हो कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो डायरेक्ट विजन में ना हो। जैसे कोई भी यहां पर मान लो दीवार है और यहां तक सिर पहुंच रहा है, तो इसके ऊपर देखने के लिए तुम ऐसा डिवाइस यूज कर सकते हो। इस डिवाइस के अंदर क्या होता है? एक मिरर यहां लगा हुआ होता है, प्लेन मिरर, और एक प्लेन मिरर यहां लगा हुआ होता है, और ये दोनों प्लेन मिरर 45 डिग्री के एंगल पर झुके हुए होते हैं, और यहां से जैसे ही लाइट इस मिरर टकराती है नीचे इस मिरर के ऊपर टकरा के हमें वो ऑब्जेक्ट सीन हो जाता है। तो इसका नाम क्या है? कैलेडियोस्कोप। पोज करना। राइट आंसर क्या आएगा? पेरिस्कोप। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा था कि व्हाइट लाइट का 7 कलर में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ ए लाइट। नेक्स्ट इज विच मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब देखो जो हमारे व्हीकल के साइड में जो होता है वहां पर इमेज बनाने के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है? कवर करता है और इमेज छोटी बनाता है, छोटी वजह से हम बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, और जो ड्राइवर के लिए क्या होगा? अच्छा होगा कि वो दूर दूर से चीजें देख सकता है और क्लियरिफाई कर सकता है कि अभी यहाँ सेफ है या नहीं है। नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज। जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है? तो पहली बात याद रखना, हमारी रेटिना पे हमेशा उल्टी इमेज बनती है। तो ये क्या हुआ? हमें सीधी कैसे दिखाई देती है? हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी आईज के पास ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो रेटिना पे बनी हुई इमेज के इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के हमें हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, और फिर जाके हमें वो इमेज सीधी दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इरेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं बना सकती, सीधी तो बना ही नहीं सकती। रियल एंड इन्वर्टेड। रेटिना के ऊपर बनती है तो रियल बनती है, उल्टी बनती है तो इन्वर्टेड बनती है। हमारी आई के अंदर भी कन्वेक्स लेंस यूज होता है जो कैसी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। नेक्स्ट इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑन द आई। ब्लाइंड स्पॉट आई के अंदर कौन सा एरिया होता है? इमेज इज मोस्ट क्लियर, जहां पर इमेज बहुत क्लियर हो। ब्लाइंड स्पॉट से के नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर इमेज बने ही ना, नो रोड्स और कॉन्स एग्जिस्ट, जहां पर ना रोड्स हो
ना कॉन्स हो। ये दोनों एक तरीके से लगा लो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं। ये रोड्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इन द ह्यूमन आई, तो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट इज शॉर्ट साइटनेस इज ऑल्सो नोन एज, शॉर्ट साइटनेस को क्या बोलते हैं, मायोपिया, और फार साइटनेस को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट इज विच फिनोमिना अनेबल द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कौन से ऐसा लाइट का फिनोमिना है जिसकी वजह से रेनबो फॉर्म्ड होता है, आंसर क्या आ जाएगा, डिस्पर्जन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉट ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, सन है और बर्निंग कैंडल है और स्टार्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मून एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। A ray falls perpendicularly on a mirror, its angle is incidence is, तो अगर वो परपेंडिकुलर पे होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0, आंसर इज 0 डिग्री। नेक्स्ट इज रेटिनल सेल कौन सी होती हैं, रोड्स होती हैं और कॉन्स होती हैं। रोड्स अभी हमने पढ़ा डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, कौन से ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, यानी ये ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करती हैं और ये डिम लाइट को डिटेक्ट करती हैं। विच सेल डिटेक्ट कलर, कलर को कौन डिटेक्ट करेगा, कॉन्स। नेक्स्ट इज अ कैलिडियोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल हो, कौन से लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अभी हमने पढ़ा जो जेड टाइप की जो शेप थी उसके अंदर हमें 2 मिरर देखे थे, 45 डिग्री के एंगल पे वो इंक्लाइंड थे, यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार यहां और दूसरी बार यहां। नेक्स्ट इज ब्रेली सिस्टम इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपल बेस्ड ऑन, जो ब्रेली सिस्टम है ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, रेज्ड डॉट्स, मतलब कि जो ये जैसे यहाँ पर ये डॉट्स देख पा रहे होगे, ये ऊपर की तरफ उभरी हुई होती हैं और जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो इनको टच करके फील करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने अपनी फोर्स, फ्रिक्शन और जो लाइट चैप्टर है इसको कंप्लीट किया है, और शायद कल हम साउंड के 20 क्वेश्चंस या जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस लेके आएंगे और फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।